जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम बात कर रहे हैं आज FST 22 के पेपर 2 की। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो पेपर का लेवल सिंपल था, टफ नहीं था, मीडियम लेवल था आपके पास। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसको आप आसानी से कर सकते थे। प्रॉब्लम का काउंट 20 था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था, पर लेवल प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनको आप ईजिली करते थे, 70-80% तो ईजिली आप इसमें कर सकते थे अगर आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हैं तो। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने 1 बाय 1 शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है कि द पावर ऑफ ए साउंड फ्रॉम स्पीकर ऑफ रेडियो इज 20 मेगावाट। पावर इनिशियली कितनी थी? 20 मेगावाट सॉरी इनिशियल। ठीक है, पावर फाइनल अगर आप देखेंगे तो कुछ 400 मिलीवॉट, सॉरी मेगावाट नहीं मिलीवॉट। तो आपसे बोला कि डेसिबल में कितनी पावर इंक्रीज हुई है। तो यार क्या होता है, डेसिबल का एक्सप्रेशन ये होता है I डिवाइड बाय आई नॉट, ऐसे कुछ होता है। आई नॉट की पावर 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है आपके पास। तो मैंने देखा B1 कितना है, B1। तो B1 के लिए क्या लिखा, 10 log इनिशियली इंटेंसिटी कितनी है 20, 10⁻³ डिवाइड बाय आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू 10⁻12। ठीक है, फिर B2 अगर आप देखेंगे बच्चों, दैट विल बी 10 log I बाय आई नॉट। ये I1 था, ये I2 था। तो यहाँ पे पावर है तो वही इंटेंसिटी हो जाएगी, बिकॉज पर यूनिट एरिया करेंगे तो दोनों में एरिया होगा तो कट जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैं इन दोनों से मतलब माइनस करूँगा दोनों को, तो ये I1 बाय I2 का टर्म कुछ बनेगा ऐसा। तो मैंने इसको ऐसे लिख रखा है log 400 10⁻³ डिवाइड बाय आई नॉट। होता ये इंटेंसिटी है, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप B2 माइनस B1 करने जाएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 10 log I2 डिवाइड बाय I1। ऐसा ही बनेगा। इसको देखते हैं, 10 log I2 की वैल्यू बन गई 400, मिली कट जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं। ये 20, ये साफ हो गया आपके पास। ये यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया, 20 बन गया, ऐसे कुछ 20। ठीक है, तो कितना बना, 10 log 2 प्लस log 10, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो और इसकी वैल्यू का 0.3 के आसपास आती है ये, तो ये कुछ आपके पास में 13 के आसपास बन जाएगा, 13 डेसिबल, 13 dB के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आप डेसिबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 में बोला गया कि यहाँ पे एक मास लगाया गया ना 4 kg का, और ये इक्विलिब्रियम में था स्प्रिंग के साथ में। फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया। इसको डिस्प्लेस करने तो बच्चों ये स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, कुछ यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कुछ L/10 है। यहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है ये डिस्टेंस L/10 है। तो ये कितना बन जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट d थीटा करूँगा तो ये बन जाएगा L/10 d थीटा। क्लियर। अब आप देखिए एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितना है। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कुछ इतना आया होगा भाई। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लेंगे, क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा नोट था तो ये भी अप्रोक्स थीटा नोट ही होगा। तो ये वाला एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है और ये कितना आएगा आपके पास, ये थीटा नोट था ना आपके पास, तो ये आ जाएगा दैट इज L/10 d थीटा। और ये वाला ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये थीटा नोट है कि 90 माइनस थीटा नोट, दैट इज cos 90 माइनस थीटा नोट। तो ये बच्चों जो आपके पास निकल के आया दैट इज L/10 d थीटा साइन थीटा। ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है आपके पास में, ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप फोर्स देख रहे होंगे जो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा होगा वो कुछ ऐसा था, दैट इज K मल्टीप्लाई L/10 d थीटा साइन थीटा नोट। अच्छा, ये एक्स्ट्रा फोर्स आया। अच्छा, हमें टॉर्क चाहिए तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट देना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, दैट इज मल्टीप्लाई साइन थीटा नोट। दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज टाउ रिस्टोरिंग। अच्छा, इसको किसके बराबर कर देते हैं, आई अल्फा के बराबर। आई कितना है इस रोड का, दैट इज ml स्क्वायर, दैट इज ml स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इसमें करके कैलकुलेशन। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं ली ना, ये तो फोर्स का ये कंपोनेंट आया, मल्टीप्लाई डिस्टेंस हो रहा है कि दैट इज L/10, दैट इज मल्टीप्लाई L/10। देखिए ये फोर्स इस तरफ लग रहा था, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तोड़ा, तो यहाँ तक तो कंपोनेंट तोड़ा है सिर्फ आपने, ये फोर्स हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया। फिर ये डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस कितनी है L/10। क्लियर। तो यहाँ पे बन गया ये L स्क्वायर, इसको नीचे लिखते हैं, तो ये बन गया आपके पास K/100, और यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और दिस इज L स्क्वायर, और यहाँ पे d थीटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। ये L स्क्वायर यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2, इस ये बन जाएगा 400। डन। और यहाँ पे एक 100 था, इसकी वजह, अच्छा ये तो आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा
और m की वैल्यू कितनी है सवाल में 4, और यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फा बन गया। k की वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू 100, यहाँ पे 100 पुट कर दिया, ये से साफ हो गया। तो अल्फा जो आ रहा है दैट इज 1/16 डी थीटा, इसको ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ओमेगा कितना आ गया 1/4, तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 8 पाई। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर बच्चों, हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अगर आप इसे चाहें तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। आप 2 केस पकड़ो। सवाल में क्या पूछा कि इस वाले मिरर में जो इमेज बन रही है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस वाले मिरर का नाम है कुछ मिरर 2 और इस वाले मिरर का नाम है कुछ मिरर 1। तो ये बोल रहा है कि मिरर 1 में जो इमेज बन रही है वो मिरर 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये पूछना चाह रहा है वो। तो अगर आप चाहें हिट एंड ट्रायल से करना तो बीटा की वैल्यू पर 90 डिग्री दे दो। बीटा वैल्यू 90 डिग्री देंगे तो इसकी वेलोसिटी नीचे आएगी और इसकी कुछ ऐसे आएगी, तो आपके पास जो बनेगा 2v बनेगा। आप ऑप्शन मैच करवा लो। या फिर आप बीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लो। 45 डिग्री पे क्या होता है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई देती है इस वाले मिरर में। तो हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते थे, पर अभी आइए अपने बेसिक से कर देते हैं। तो इस वाले मिरर में जो वेलोसिटी दिखाई देगी आपको, इस वाले मिरर में वो वेलोसिटी इधर दिखाई देगी ऊपर की तरफ v, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना आपके पास बीटा है, तो इधर कितना आएगा v cos बीटा, और इधर कितना आएगा आपके पास v sin बीटा। क्लियर। तो इसको आपने यहाँ पे बनाया तो ऐसा कुछ बन गया। इधर तो बन गया v cos बीटा और इस तरफ बन गया आपके पास कुछ v sin बीटा। इतना सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको v रिलेटिव निकालना है ना, तो v रिलेटिव निकालने के लिए क्या कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखनी है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखें मतलब इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें ऐड करनी पड़ेगी। आओ कर देते हैं अपने। तो यार ये वाला कुछ जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल थोड़ा देख लें क्या। दिस एंगल इज v ना, तो दिस इज v और ये कुछ 90 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, अगर मैं ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो ये कितना हुआ बच्चों, दिस एंगल इज बीटा ना, दिस एंगल इज बीटा, देन दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा, देन दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा। इतना सही है। एंगल देखे हमने, ये ऐसी कुछ वेलोसिटी थी और इस तरफ हमने देखा तो यार एंगल कुछ बीटा बन रहा था, तो हमने भी इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा है ना, तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना दिखाई देता है, दैट इज 90 माइनस बीटा, यहाँ पे लिख दिया आपने। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा हो जाएगा कुछ आपके पास। अब देखिए, अगर आप देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसकी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वजह से देखूंगा तो इधर क्या बनेगा, दैट इज v नॉट cos बीटा मल्टीप्लाई cos 90 माइनस बीटा, दैट इज v sin बीटा cos बीटा। क्लियर। इसका अगर आप इधर देखेंगे, ये भी इधर इतने आएगा v sin बीटा और cos बीटा। क्लियर। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर आप इस वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे दैट विल बी v cos स्क्वायर बीटा। इस वाली वेलोसिटी को ऊपर की तरफ देखा, सही है। अच्छा, इस वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ देखना, दैट इज v sin स्क्वायर बीटा। और इसके रिस्पेक्ट में देखना था, एक इसकी वेलोसिटी भी आ गई आपके पास इधर। अब इसका आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। कैसे निकाल रिजल्टेंट, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना आपके पास, दिस इज v नेट चाहिए ना हमें, v नेट कितना है, तो v नेट कितना आ जाएगा बच्चों, इस वाई डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट दिखाई देगा दैट इज v sin स्क्वायर बीटा प्लस v माइनस v cos स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर प्लस यहां पे बन गया आपके पास 2v sin बीटा cos बीटा का स्क्वायर। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो कुछ ऐसे लिख देते हैं, क्या करें जाए, इसमें v बाहर निकालेंगे अगर इन दोनों में से, तो ऐसा बनेगा ना v ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, इसको v sin स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है, इसको v sin स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है। आप देख लीजिए तो कितना बनेगा, 2v sin स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2v sin बीटा cos बीटा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये दोनों टर्म के अंदर है तो 2v बाहर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे sin बीटा बाहर आ गया बच्चों, तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और ये वाली वैल्यू 1 होती है तो एक्सप्रेशन कितना आ गया, दैट इज 2v sin बीटा, 2v sin बीटा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं सवाल में हिट एंड ट्राई से कर देता, बिकॉज मुझे पता है एक केस में ये पकड़ देता है बीटा वैल्यू 90 डिग्री, तो एक वेलोसिटी ऐसी होती है, दूसरी कुछ ऐसी होती है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी 2v बननी चाहिए थी, तो बीटा वैल्यू 90 पुट करके देख लो कि इसमें 2v बन रही है आपके पास, तो जहाँ पे 2v बन रही होगी वही रिजल्ट सही हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे बीटा वैल्यू 90 डिग्री तो ए में भी बन रहा था आपके पास में, और बी में भी बन रहा था, सी नहीं बन रहा था और डी नहीं बन रहा था, तो ए और बी में से कुछ हो सकता है। सेकंड केस आप पकड़ते थे बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, बीटा वैल्यू 45 डिग्री अगर पकड़ते तो ये वाली वेलोसिटी कुछ ऐसी थी तो इसकी वजह ऐसा हो जाता, 45 डिग्री पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाती है, फिर आप निकालते हैं दैट शुड बी रूट 2v,
अगर बीटा वैल्यू 45 डिग्री डालें तो √2 भी आना चाहिए, वहां से आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी उसको कर सकते थे। ठीक है बच्चों, बात करें पॉइंट नंबर 4 की, जो YDSC का सवाल है और ठीक सवाल है। सवाल है बोला गया कि जैसे ये YDSC का सेटअप है तो यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर नहीं है ना, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा है दैट इज वेरिंग विद टाइम। तो अगर t इक्वल टू 0 पे देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.5 दैट इज 5/2। फिर आपको बोला गया कि यहाँ पे एक स्लैब को इंसर्ट किया गया किसी भी सीट के सामने, बोला नहीं किया तो मैंने ऊपर वाले पे लगा दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। देखिए इससे पहले जब भी हम YDSC देखते जनरली उस केस में क्या होता था, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता था, स्लैब का ज्यादा होता था। तो ये ऐसा होता ना, यहाँ का एयर होता था, स्लैब का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1 से ज्यादा ही होता है, बिकॉज 1 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एयर रहता था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता था। जो शिफ्टिंग आती है सेंटर मैक्सिमा की, वो सेंटर मैक्सिमा से मतलब जो सेंटर था उससे ऊपर आया करती थी। अब की बार अगर आप देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/5, सॉरी दैट इज 5/2 दैट इज 2.5, और इसका है 3/2, मतलब ये 2.5 है, ये 1.5 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अब क्या जो शिफ्टिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी। मतलब अगर आप देखें कि अगर ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, सिर्फ 5/2 होता सराउंडिंग का, तो अब क्या जो सेंटर मैक्सिमम शिफ्ट होता है वो ऊपर नहीं होता, वो नीचे की तरफ होता। अब क्या बिल्कुल जस्ट उल्टी कहानी होगी आपके पास। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि पहले फिर धीरे धीरे आप देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कम हो रहा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे ये जो पहले सेंटर मैक्सिमा नीचे था ऊपर आ जा रहा है, ऊपर आ जाता है। ये बोल रहा है कि जब ये इस वाले पॉइंट पे आता है, जब सेंटर मैक्सिमा इस पॉइंट पे आ जाता है, तो उस वाले केस के अंदर आपके पास में स्पीड कितनी होगी सेंटर मैक्सिमा की, वो पूछना वो चाह रहा है। तो यहाँ पे आएगा कब, यहाँ पे कब आएगा यार, यहाँ पे तब आएगा जब इसका पार्ट डिफरेंस और इसका पार्ट डिफरेंस बराबर हो जाए। वो कब होगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। तो अगर आप बात करें टाइम व्हेन सेंटर मैक्सिमा एट सेंटर, तो क्या होगा उस वाले केस में, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसका होगा। आप सोच लीजिए, इसके अलावा कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि सेंटर पे मैक्सिमा आ जाए। सेंटर मैक्सिमा आने के लिए, मतलब इस वाले पॉइंट पे सेंटर मैक्सिमा आने के लिए यहां से पार्ट डिफरेंस और यहां से पार्ट डिफरेंस बराबर मिलना चाहिए, और तभी मिलेगा जब इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। चमक की ये बात, ठीक है। अब इन दोनों को हम बराबर कर देते, दैट इज 5/2 माइनस t/4 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। तो यहां से अगर आप देखें तो t/4 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास, दैट इज 1। तो t की वैल्यू कितनी है 4 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, जैसे अगर t इज इक्वल टू 0 से हम शुरू करते हैं, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड वो टाइम है जब सेंटर मैक्सिमा सेंटर पे दिखाई देगा। तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। मैंने बोला कि किसी जनरल टाइम पे यहां पे है मान लीजिए सेंटर मैक्सिमा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि पाथ कितना है, इसका नाम कुछ s1, इसका नाम कुछ s2, इसका नाम कुछ p। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, दैट इज s1p प्लस एक्स्ट्रा पाथ कितना है इसकी वजह से, वो देखना कितनी खूबसूरती से हम निकालते हैं। थिकनेस है मान लीजिए t, इसी थिकनेस t मान लीजिए। इस वाले मीडियम में किस स्पीड से चला, दैट इज c डिवाइड बाय 3/2, तो 3/2 ऊपर चला गया। ठीक है, इस वाले मीडियम में क्या स्पीड होगी, दैट इज c डिवाइड बाय 3/2, तो वही हमने लिखा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतना टाइम आपको किस मीडियम में चलाना है, इस मीडियम में, तो उतने टाइम में क्या होगा, दैट इज c मल्टीप्लाई μ1, c डिवाइड बाय μ1। अरे सही है भाई, हम ये देखना चाहते हैं भी इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है टी जो पार्ट डिफरेंस है वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है उसके अंदर है। अगर आप इस मीडियम के अंदर देखेंगे उसका कितना पाथ आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें चलने में कितना टाइम लगा, टी डिवाइड बाय इसके अंदर स्पीड दैट इज c डिवाइड बाय 3/2। अच्छा, इतने टाइम में इस मीडियम में कितना चलता, तो इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड c डिवाइड बाय μ1। तो यहाँ पे आपके पास कट गया, तो एक्स्ट्रा पाथ आपके पास आ रहा है दैट इज 3/2t मल्टीप्लाई ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। क्लियर। तो एक्स्ट्रा पाथ जो आपके पास है दैट इज 3t डिवाइड बाय 2μ1 मल्टीप्लाई t, सॉरी हमने माइनस किया t को। माइनस t क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे s1p में एक t तो हमने कंसीडर कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, माइनस s2p इज इक्वल टू डेल्टा x, ये पार्ट डिफरेंस है। और अगर हम सेंटर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा x 0 होगा, बिकॉज सेंटर मैक्सिमा ढूंढने जा रहे हैं। तो यहां से s1p माइनस s2p कितना देगा, d साइन थीटा। अरे क्लियर है, यहाँ पे डी साइन थीटा आ गया आपके पास, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में आ रहा है वो टी बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया 3/2 μ1 माइनस 1 p माइनस s2p को लिख दिया डी साइन थीटा। इस वाले एक्सप्रेशन को इधर लेंगे तो ये प्लस और ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए आप इसको क्या लिखते हैं, डी साइन थीटा क्या लिखेंगे y/d, और ये बन गया t डिवाइड बाय माइनस 3/2 μ1 प्लस।
अब आप क्या कीजिए, आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होगा, ये है भाई आपके पास वेलोसिटी किसको शो करे, डी वाई बाई डी टी। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये तो आपके पास स्मॉल डी बाई कैपिटल टी तो एक अलग वैल्यू है, और ये आ गया डी वाई बाई डी टी, और इसका वेलोसिटी बोल देंगे, यही आपको चाहिए था। ये किसके बराबर हो गया, टी कांस्टेंट है आपके पास, टी कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पूरा एक्सप्रेशन लिख लेंगे। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी की वैल्यू रख देगा, डी बाई कैपिटल डी की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1000, 2 डिवाइड बाई 1000 वाई इज इक्वल टू टी है 36 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, कुछ ऐसी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास आई दैट इज 1 -3/2, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला म्यू है आपके पास, दैट इज 5/2 -t/4। क्लियर ये एक्सप्रेशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1000, यहाँ पे dy बाई डी टी। अच्छा, इसको करा तो ये तो सेम का सेम आ गया, और इसका अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर जाएंगे, इसका 0 बन जाएगा। इसका क्या बनेगा बच्चों, दैट इज 3/2 5/2 -t/4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/4। कुछ ऐसा रहा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा बिकॉज वो डी वाई बाई डी टी घट रहा है आपके पास। आप करेंगे तो माइनस और आ जाएगा आपके पास। अब सोल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है, सोल्व करेंगे जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आएगा दैट इज 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसमें जो टी की वैल्यू हो वो टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आप पुट करके इसको आगे सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम नंबर 5 में आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 sin स्क्वायर थीटा, और जो इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसा लिखा है 5 ± 0.002, और आपको बोला गया कि I0 की वैल्यू सवाल में गिवन है दैट इज 20 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो एरर पूछना चाह रहा है ये कि एंगल में एरर कितना है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले एलन लेते हैं, तो आपने लिया यहाँ पे एलन आई, तो क्या बन गया एलन I0 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ एलन साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ एलन साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट मार देते हैं, डिफरेंशिएट मार के बन जाएगा डी आई बाई आई, ये कांस्टेंट था ये 0 बन जाएगा। इसका करेंगे फिर भी 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा डिफरेंशिएट दैट इज कोस थीटा, और यहाँ पे आ गया डी थीटा। अच्छा, डी आई बाई आई की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 0.002 डिवाइड बाई 5, और 2 बाय ये हो गया आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 10 थीटा की 30 डिग्री ना, तो 1030 बन गया 1030 डिग्री, और यहाँ पे हमें डी थीटा। तो यहाँ पे आपको थीटा में एरर मिल जाएगी, देखते हैं कितनी आ रही है एरर। तो डी थीटा की वैल्यू जो बच्चों निकल के आ रही है आपके सामने दैट इज 2 डिवाइड बाई 5000, ठीक है। 1030 की वैल्यू दैट इज 1/√3, और यहाँ पे एक डिवाइड बाई 2 आएगा दैट इज 1/2। तो ऐसे करें तो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो डी थीटा जो चमक रहा है दैट इज 1/√3 मल्टीप्लाई 5000। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए थीटा में, तो वो कितनी होगी, एक डी थीटा डिवाइड बाई थीटा मल्टीप्लाई 100। ये तो हमें निकालना है, ये तो परसेंटेज एरर है आपके पास, तो इसको पुट कर देते हैं। तो ये तो आ गया बच्चों 1/√3 5000, और थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री है, 30 डिग्री करेंगे π/6 रिटर्न की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर दिया 100। तो ये 2 जीरो तो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा, इसको काटूंगा दैट विल बिकम 2√3। अच्छा, तो आपके पास कुछ ऐसा गया 2√3 डिवाइड बाई 50 पाई, इतना परसेंटेज एरर है। अब इसने 10⁻⁻² की फॉर्म में लिखा हो, तो ऊपर जो 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया आपके पास 2 दैट इज 4√3 बाई पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 -2 मल्टीप्लाई 100। सॉरी, ये परसेंटेज इतना परसेंट आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो सिंपल है, एरर का सवाल चाहिए एडवांस में आ सकता है, और आपको आना चाहिए एरर आपको, बिकॉज ये हलवे सवाल होते हैं, इसमें स्कोर करना बहुत आसान रहता है। बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 6 की। प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको बोला गया कि दो आपके पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और चार्ज पॉइंट लेंथ आपके पास में लैम्डा है, और एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ कुछ एल है। द मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है आपसे। अब आप मेरी बात को समझिएगा, ये जो वर्टिकल वाली लाइन चार्ज है, वर्टिकल वाली लाइन चार्ज, वो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने क्यूब है और उसके सेंटर से बिल्कुल जा रहा है। तो सेंटर से जा रहा है, जो टॉप का सरफेस है, जैसे इससे जा रहा है तो ये टॉप वाला सरफेस, ये ऊपर वाला नीचे वाला, इससे तो कुछ फ्लक्स पास नहीं होगा, बिकॉज आप फील्ड लाइन्स इमेजिन कीजिए इनफाइनाइट वायर की, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलती है। अगर रेडियली आउटवर्ड निकलती है तो इसकी वजह से
इस टॉप वाले सरफेस पे और बॉटम वाले सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं आएगा। तो दो सरफेस से तो फ्लक्स नहीं आएगा इस वाले रोड के लिए, ये जो लाइन चार्ज है, और बाकी चारों से के लिए सिमेट्रिक है ये। बाकी चारों से देखिए आप ऐसे रखा हुआ है तो हर एक स्फीयर के सिमेट्रिक है वो, सॉरी हर एक सरफेस के क्या है आपके पास सिमेट्रिक है, जो बाकी चार सरफेस है उन पे सिमेट्रिक है। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि इसका नाम कुछ 1 बोल दूं, इसका नाम कुछ मैं 2 बोल दूं, तो मैं बोल दूं ड्यू टू लाइन 1, ड्यू टू लाइन 1। तो अगर आप पूछो फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस दैट इज HGCD, HGCD दैट विल बी 0। सिमिलरली नीचे से देखेंगे दैट विल बी EFBA दैट इज 0। ये दोनों 0 आएंगे आपके पास, ठीक है। और बाकी सब सरफेस से और फ्रॉम रिमेनिंग तो कैसे निकालेंगे रिमेनिंग से? तो टोटल मुझे पता है, टोटल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल था लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, चारों सिमेट्रिक सरफेस है तो इतना आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इस वाले सरफेस से, तो बताइए कौन कौन से फेस से 0 आएगा? इस वाले से 0 आएगा और इस वाले से 0 आएगा। तो अगर आप बात करें ड्यू टू लाइन 2 सेकेंड लाइन की वजह से अगर आप देखेंगे तो फ्लक्स थ्रू ADHE और फ्लक्स थ्रू BCGF दैट विल बी इज इक्वल टू 0। और बाकी से अगर आप बात करेंगे फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग तो वो सेम वैल्यू दैट इज लैम्डा L बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब आप देखते हैं 1 बाय 1 किससे पूछ रहा है? CDHG से पूछ रहा है। CD और H और G टॉप सरफेस से पूछ रहा है। टॉप सरफेस से इसकी वजह से 0, सिर्फ इसकी वजह से आएगा लैम्डा L बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, वो नहीं लिखा हुआ। फिर पूछ रहा है AEHD, वेयर इज AEHD, ये वाला सरफेस पूछ रहा है। तो फिर इससे नहीं आएगा, सिर्फ इससे आएगा दैट इज अगेन लैम्डा L बाई 4 एप्सिलॉन, वो भी नहीं हुआ। ABCD से पूछ रहा है, ABCD दैट इज फ्रंट सरफेस, वो उसमें दोनों की वजह से आएगा, तो इसकी वजह से भी और इसकी वजह से दोनों जोड़ेंगे दैट इज लैम्डा L बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन CDHG, वेयर इज CDHG, तो उससे तो हम देख ही चुके दैट इज बाई 4, तो एक ही ऑप्शन सही हुआ दैट इज ऑप्शन C, और सिंगल करेक्ट है तो एक ही होना है। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको बोला गया कि ऐसे एक सर्किट है और रेजिस्टेंस वगैरह सब गिवन है, और ये जो एम्पियर मीटर है एंड आइडियल अमीटर कनेक्टेड बिटवीन F एंड P शोज ए करंट 0.5 एम्पियर। ये 0.5 दिखा रहा है, किस तरफ दिखा रहा है वो बताया नहीं। तो मान लेते हैं सबसे पहले ये वाला केस मान लेते हैं, 2 वैल्यूज आएगी, दोनों केस में अलग अलग आएगी। पहले मान लेते हैं इस वाली वैल्यू की बात कर रहे थे कि इससे 0.5 इस तरफ जा रहा है। नोडल लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पे कुछ x मान लीजिए, यहाँ पे कुछ 0 मान लीजिए। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए, तो आपने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो आप मान लीजिए कि इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज I1, इसमें जो जा रहा है वो I2, और इसमें जो जा रहा है दैट इज I3। पर हमने I3 इस तरफ मानना है, पर करंट हमने एक्चुअल में ऐसे रहा है, तो I3 को माइनस 0.5 लिखा जाएगा ना। तो I1 की वैल्यू देखते हैं बच्चों। I1 की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज x प्लस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपके पास x प्लस 12 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। ऐसा सेटअप बन गया आपके पास। अच्छा, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे दैट विल बिकम x प्लस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस x प्लस 12 डिवाइड बाई 4, और ये वाली वैल्यू बन गया प्लस 1/2। तो यहाँ पे साफ हो गया, ये 3 आ गया आपके पास। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इसका 6 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 2x प्लस 8, यहाँ पे 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 5x प्लस ये बन गया 44, यहाँ पे बन गया 6। तो यहाँ से जो आपके पास में 5x की वैल्यू निकल के आई दैट विल बिकम माइनस 38। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 38/5, माइनस 38/5। तो यहाँ पे माइनस 38/5 है आपके पास, तो यहाँ पे होगी माइनस 38/5, दिस इज माइनस 38/5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज अगेन माइनस 38/5, यहाँ पे आपने 0 मान रखा है। तो यार ई की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में होनी चाहिए इस हिसाब से, पर फ्रैक्शन में कोई आंसर है नहीं, मतलब ये वाला केस नहीं, दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा वाले केस में क्या होगा, ये करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी आपके पास में 0.5। दोनों केस हो सकते हैं, हमने ऐसे मान लिया। अब क्या किया, इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस, यहाँ पे -6। अरे सही, तो यहाँ पे बच्चों कितना बन गया, दिस इज -50। तो x की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी -10। मैं दोनों केस करके देखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी -10। अब देखते हैं बात बनती है क्या। यहाँ पे आपने लिखा -10, तो यहाँ पे भी कितना -10। अच्छा, इससे करंट इस तरफ जा रहा है आपके पास में। अच्छा, और अगर इस तरफ करंट आपके पास जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला हायर पोटेंशियल पे है आपके पास, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, और इसके अगर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 1 का है आपके पास, दिस इज -9, दिस इज
-11, सॉरी दिस इज -11 वोल्ट। तभी यहाँ पे ये हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1 का, तो ये हायर अगर ये लोअर तो -11 होगा, तो ये 0, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 11 वोल्ट आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी मैच कर जाएगा। तो हमें 2 केस लग रहे थे, हमने दोनों लेके देख लिए, तो आंसर दूसरा केस से मैच कर गया आपके पास, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला है, 2 स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ सेम मटेरियल आर वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन इन फंडामेंटल मोड। द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट वो भी आपको गिवन है। तो देखिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज हम सबसे पहले मान लेते हैं कि F1 की जो है दैट इज V/2L1 लिखूंगा मैं, और F2 को क्या लिखूंगा बच्चों, दैट इज V2/2L2, बिकॉज फंडामेंटल मोड में है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेस स्प्रिंग है तो हमने मान लिया बोथ हैंड फिक्स की बात हो रही है आपके पास। लेंथ का रेशियो गिवन है, रेडियस का निकालना है, तो आइए इसको करते हैं। टेंशन सेम है आपके पास। अब हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड मार दें, दिस इज बिकम F1/F2, यहां पे देखेंगे दिस विल बिकम V1/V2, और यहां पे देखेंगे दैट विल बिकम L2/L1। क्लियर। रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज दैट इज L1/L2 कितना है आपके पास, L1/L2 इज इक्वल टू 1/4, ये गिवन है आपको। L1/L2 इज इक्वल टू 1/4। F1/F2 कितना है आपके पास, 1/2, F1/F2 इज इक्वल टू 1/2, और वेलोसिटी क्या होता है, √T/μ। तो आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको, F1/F2 को लिखा हाफ, इसको लिख दो √T/μ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √μ2 डिवाइड बाई √μ1, ऐसा ही। और L2/L1 आपको पता है दैट इज 4, ऐसा कुछ बन गया आपके पास। तो यहां से क्या एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज बिकम √μ2 डिवाइड बाय √μ1 की जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, दिस इज बिकम 1/8। अच्छा, μ2 क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा ही है आपके पास। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, मटेरियल सेम है तो मास कितना हो जाएगा इसका, ρ πr2² और 1 मीटर, ये मास पर यूनिट लेंथ। नीचे करें दैट इज ρ π2r1² मल्टीप्लाई 1 मीटर, ये सब साफ हो गया आपके पास। ये 1/8 आ रहा है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो R2/R1 का जो रेशियो आ रहा है वो 1:8 आ रहा है। तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया R1/R2 दैट विल बी 8:1, तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बोला गया, एक स्फेरिकल बॉल है, इसकी रेडियस r है, मास m है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 3 रो है। तो इसकी अगर रो है तो इसकी 3 रो है, ये लिक्विड में से जा रहा है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी vt की बना है। तो ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है वो पहले पूछ रहा है। तो अगर आप ड्रैग फोर्स देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका FBD बनाया है ऐसे, स्टेडी कंडीशन में पूछ रहा है। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, FB लग रहा है, और इस तरफ ऐसे कोई ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अच्छा, ये अगर mg है तो FB की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज हमने ऐसे बोला दैट इज 3 रो, इसका वॉल्यूम कुछ v मान लो, और ये g, दिस इज इक्वल टू mg है आपके पास। तो बायएंट कितना होगा, F बायएंट दैट इज रो और v मल्टीप्लाई g, तो ये कितना आया बच्चों आपके पास, दैट इज mg/3, इतना बाइंड लग रहा है आपके पास। तो ड्रैग फोर्स कितना आएगा आपके पास, ड्रैग फोर्स आ जाएगा F ड्रैग इज इक्वल टू 2mg/3, इतना ड्रैग फोर्स आ रहा है। तो यार अगर इतना ड्रैग फोर्स आ रहा है तो ठीक है, तो ए हमारे पास में जो ऑप्शन है आपके पास ए सही हो रहा है, पर हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो इस वजह से ए को हम टिक नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हो रही है वो पूछ रहा है। तो यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टडी कंडीशन की बात हो गई तो mg और 1 सेकंड में कितना h जाएगा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूजेज रेट, तो ये अगर देखेंगे du/dt तो कितना बन जाएगा, mgvt बन जाएगा। सही है ये वाली बात भी, तो बी भी सही है। हीट प्रोड्यूस स्टडी स्टेट पे कितना है, तो हीट प्रोड्यूस के लिए देखो इसकी वजह से हीट लॉस नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं होगा, सिर्फ ड्रैग फोर्स की वजह से होगा। तो ड्रैग जितना पावर दे रहा है, पावर ड्यू टू ड्रैग कितना आ रहा है, दैट इज इतना आ रहा है पावर ड्यू टू ड्रैग फोर्स, तो इतना हीट लॉस होना चाहिए। पर वो 4/3 बोल रहा है, इस वजह से सी ऑप्शन गलत है, पर हमें गलत को टिक करना है, इस वजह से सी सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि बॉल विल अटेन, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे दैट इज mg फोर्सेस, मान लीजिए अगर आप जनरल कंडीशन में लिखे तो ऐसा था आपके पास, इधर mg लग रहा है,
इधर एफ बी लग रहा है और इधर ऐसे ड्रैग लग रहा है। तो आपने क्या लिखा, एम जी बड़ा है इनिशियली, एफ बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज एम जी बाई 3, और ड्रैग फोर्स कितना, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 एम जी बाई 3, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आप इसको इधर ले जाइए, उसको इधर लेके चले जाइए, आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, एलन की फॉर्म में आएगा, एलन की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट डी वाला सही मिल जाएगा। एक्चुअली वो नहीं होता कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 बाई सी टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो T इज इक्वल टाउ पे 0.63 Q नॉट आता है, वही सेम केस है, ये टाउ वाला केस बनेगा आपके पास। तो आप आगे इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कर पाएंगे ना? इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। बच्चों अभी हम करें प्रॉब्लम नंबर 10। ये फुली कैलकुलेटिव सवाल है, आपको स्किप कर देना चाहिए था ये। इसमें है क्या आपके पास, आपको बोला ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना है, रोड्स नहीं है, ट्रायंगुलर लेमिना मतलब प्लेट है आपके पास में, और उसका आप पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो आप ऐसे मान लीजिए कुछ एक्चुअल में इतना बड़ा था ये ट्रायंगुलर लेमिना ना। इसका सोल्यूशन में एक एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना चाह रहे हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे एक एलिमेंट क्या पकड़िए, ऐसे ट्रायंगुलर शेप की ऐसे एक रोड्स पकड़ लीजिए, ऐसे ये पूरी रोड है एक ट्रायंगुलर शेप की, क्लियर। इसकी यहाँ से कुछ दूरी मान लीजिए x होगी और इसकी विड्थ कुछ मान लीजिए dx होगी आपके पास, क्लियर। तो इसकी लेंथ जो आपके पास है वो लेंथ कुछ मान लीजिए एक बार l डैश है। तो ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा l डैश बाई 2, बिकॉज इसको इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा। ये जो बाइसेक्टर होगा ऐसे यहाँ से जो जा रहा होगा, इसका सेंट्रोइड पॉइंट है ना, तो सेंट्रोइड से जो लाइन जा रही है उसको इक्वल बाइसेक्टर, तो l बाई 2 हो गया, ये x हो गया। अब अगर आप इसके बीच में रेशन निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से आपको l डैश मिल जाएगा x की टर्म में। अब आप क्या कीजिए, इस वाले रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो क्या लिखेंगे, इसका सेंटर के अबाउट आएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, दैट इज m l डैश का स्क्वायर, इसको नाम l डैश है ना, l डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और ये m भी नहीं आएगा, dm आएगा इस रोड का जो मास होगा dm, प्लस ये डिस्टेंस आपके पास दैट इज dm मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज x का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास i इस वाइट रोड का, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तीनों का आ जाएगा आपके पास, इन तीनों रोड्स का, क्लियर। ये डी है, ये छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो पूरे का मिल जाएगा। तो आप क्या किस सबसे एल डैश को लिखिए एक्स की फॉर्म में, यहाँ पे लिख पाएंगे। अच्छा डीएम क्या लिखेंगे, डीएम देखिए कितनी लेंथ है आपके पास, ये लेंथ है एल डैश, ये लेंथ कितनी है एल डैश, और विड्थ कितनी है इसकी डी एक्स, मल्टीप्लाई सिग्मा कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। x की टर्म में कर रहे हैं तो x की वैल्यू आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपके पास। फाइनली ये लेंथ कुछ l है, तो अगर ये वाली फाइनल लेंथ l है तो इसकी जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ कितनी बोली है सवाल में, दिस इज l बोली है ना, तो ये आ जाएगा l cos 30, और ये हिस्सा कितना आएगा, l cos 30 हो गया l रूट 3 बाई 2, इसको किस रेशो में 1:3 के रेशो में डिवाइड करना है, तो कितना बन जाएगा बच्चों, फाइनल लिमिट आएगी 2√3, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 0 से लेके x इज इक्वल टू l बाई 2√3। आप इंटीग्रेट करिए, जवाब मिल जाएगा। सोल्यूशन है इसका, डिटेल सोल्यूशन आपको हार्ड कॉपी में गिवन है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो एलिमेंट है वो कैसे पकड़ना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रायंगुलर ऐसे आप रोड्स मानिएगा, क्योंकि कोई और शेप मानेंगे तो पूरा ये जो कवर नहीं हो पाएगा आपके पास में, ठीक है। तो मैथमेटिकल था, आप रिजल्ट थोड़ा याद रख लीजिए, बाई चांस कभी और आ जाए आगे तो आपको याद रह जाएगा। हम करने में बहुत टाइम लगेगा, करने में पूरा थोड़ा कैलकुलेटिव है, इंटीग्रेट करो सारा करो, ठीक है, पर इजी है, वैसे कोई टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है बट इजी टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ में प्रॉब्लम नंबर 11 एंड 12, इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, नीचे एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी कुछ 2 रो है, और एक ब्लॉक को इसके अंदर सबमर्ज्ड किया गया, 1/3 ऑफ इसकी जो लेंथ है वो इसके अंदर है और 2/3 उसके अंदर है। डेंसिटीज गिवन है, इसकी 2 रो है, इसकी रो है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि लिक्विड ए अप्लाई, सबसे 11th प्रॉब्लम में चले, लिक्विड ए अप्लाई फोर्स ऑन ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए यार यहाँ पे जो ये वाला लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा वो किस तरफ लगा, नीचे की तरफ लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ आपके पास में l है, तो दैट इज रो जी एल मल्टीप्लाई इसका एरिया, ठीक है। तो नीचे की तरफ लगा रहा है, सही बात है, ए ऑप्शन मैच कर जा रहा है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो हमें इसका इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, mg किसके बराबर होगा आपके पास, fb के बराबर होगा। mg कितना है, वॉल्यूम मान लो कुछ v, और रो ऑफ जो इसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, रो ऑफ ब्लॉक, रो b बोल देते हैं इसको, मल्टीप्लाई g, इतना लग रहा है mg आपके पास। बाइंड फोर्स देखेंगे तो बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ऊपर वाले लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज 2v/3। ये बोलना 1/3 किसके अंदर है, 1/3 बी में है, ठीक है। 2/3 इतना वॉल्यूम इस वाले लिक्विड डिस्प्लेस किया, रो जी। सिमिलरली नीचे वाले को दैट इज v/3 2 रो और g, ऐसा कुछ आ गया आपके पास, v और g
V और G आप उड़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना, दैट इज 4 रो बाई 3, तो रो ऑफ ब्लॉक जो है दैट इज 4 रो बाई 3 है आपके पास, तो सी ऑप्शन आपके पास मैच कर जा रहा है। फिर बोल रहा है इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड बी ऑन ब्लॉक इज ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए मान लेता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस कुछ यहाँ पे आपके पास ये कुछ h1 है, दिस इज h1, और यहाँ पे ये कुछ जो अंदर गया है वो कुछ मान लीजिए ये L1 है, ये कुछ L2 है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऊपर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज रो जी L1 P नॉट प्लस रो जी L1, एटमोस्फेरिक प्रेशर कुछ P नॉट मल्टीप्लाई इसका एरिया, ये तो लगा रहा है फोर्स बाय लिक्विड रो। और अगर आप बात करेंगे नीचे वाला लिक्विड 2 रो कितना लगा, दैट इज P नॉट प्लस रो जी H1 इतना प्रेशर प्लस 2 रो जी L2, ये प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, ये है बाय लिक्विड 2 रो। बात समझ में आ गई। तो ये जो नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये नीचे की तरफ लगा रहा है, जो नेट फोर्स आ रहा है आपके पास में दैट इज ये बाय एंड फोर्स जो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यार अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे से वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये टर्म बढ़ जाएगी आपके पास। तो ये बात सही है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक इज ऑल्सो इंक्रीज, ये बात सही है। तो इसमें ए, सी और डी तीन ऑप्शन मैच कर गए। अभी हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 12 पे। 12th प्रॉब्लम इसी का ही है, सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम इस ब्लॉक को स्लाइटली नीचे पुश करें, इस वाले ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा बच्चों, बाइंड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बाइंड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी? बिकॉज इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा अपर वाले लिक्विड में वो कम हो जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि नीचे आएगा। अगर आप नीचे पुश करेंगे तो ऊपर वाले लिक्विड में जो वॉल्यूम समझ था वो कम हो जाएगा, नीचे वाले में ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। तो वो बाइंड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ट्रीट होगा आपके पास। अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स से ट्रीट होगा और वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो आपके पास एसएचएम आएगा। मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। देखिए आप मानिए पहले इतना था, अब आप सोचिए ये वाला जो एक्स पार्ट था आपके पास, यहां पे ये जो इतना सा वॉल्यूम था ए डी एक्स, ये कहां पे चला जाएगा? अब क्या नीचे चला जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, तो दैट इज 2 रो, नीचे वाली की डेंसिटी 2 रो, कितना वॉल्यूम आया आपके पास एक्स, दैट इज ए डी एक्स, अरे सही 2 रो ए डी एक्स, या फिर एक्स लेंथ आया ना तो इसको ए एक्स बोल दो। बच्चों ये तो हो गया मास, ये जी इतना बाइंड फोर्स नीचे वाले की वजह से एक्स्ट्रा आ गया, पर यहां से कुछ कम भी तो हुआ, ऊपर वाले लिक्विड में कुछ कम भी हुआ। वो कितना हुआ? दैट इज माइनस रो ए एक्स जी। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एफ रिस्टोरिंग, वो जो आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज रो ए एक्स जी। इतना बच्चों आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है अगर आप इसको एक्स लेंथ नीचे लेके आएंगे। तो एफ जो नेट है आपके पास में वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, बता एसएचएम होगा, सही बात। अब अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बोल रहा है कि फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड बी, नीचे वाले लिक्विड की वजह से जो फोर्स होगा बढ़ जाएगा। सही बात है, बढ़ जाएगा, बिकॉज अब L2 की जगह कितना आएगा? L2 प्लस एक्स आएगा, L2 प्लस एक्स आएगा, तो ये वाला फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ए की वजह से बोल रहा है घट जाएगा, ए की वजह से भी नहीं घटेगा, बिकॉज अगर ये नीचे आएगा तो L1 की जगह कितना आएगा? L1 प्लस एक्स आएगा, तो ए की वजह से ही बढ़ेगा आपके पास, घटेगा नहीं। तो ए भी तो सही है पर सी गलत हो गया, बिकॉज में डिक्रीज की बात कर रहा है। अब बोल रहा टाइम पीरियड बताओ, तो ये फोर्स है यार, इस फोर्स को किसके बराबर कर दूं? एम ए के बराबर कर दूं। तो एम कितना आता है आपके पास? एम आ गया, दैट इज की डेंसिटी कितनी है? 4 रो बाय 3। इसका वॉल्यूम साइड लेंथ कुछ गिवन है ए, तो ए क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया, और ये कैपिटल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको आप ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये तो क्या बच्चों एम, और ये आपके पास में एक्सीलरेशन आ गया। इसको एल कर दो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इसको एल कर दो, नहीं तो उधर ए और ये वाला ए कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पे कट गया आपके पास। अब आप देख लो भाई साहब, ए का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है, 3 रो बाय रो से रो साफ हो गया ना, 3 बाय 4 एल जी और एक्स, ऐसा कुछ आ रहा था। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? √3g बाय 4l, ये आपके पास ओमेगा आ गया, और ये ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π बाय ओमेगा, दैट इज 4l बाय 3g। तो डी ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। तो ए, बी एंड डी इसके करेक्ट आंसर हैं। सवाल ठीक है था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आपसे होना चाहिए था। बच्चों हम पैराग्राफ की बात करें, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14, और इसमें क्या बोला गया? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये कोई लूप वूप नहीं, ये रीजन है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का। ये एक वुडन रिंग है और ये आपके पास में कोई मेटल की रिंग है,
कॉपर रिंग बोला है इसको, इसे न्यूट्रल है, और ये वुडन रिंग के ऊपर क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसमें सबसे पहले हम 13th प्रॉब्लम में चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर रीजन आर में, और ये डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में। जो dB/dt है बच्चों, दैट इज नेगेटिव, dB/dt इज नेगेटिव। ओके, और इस पे कुछ क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और एक कॉपर वायर है, ये न्यूट्रल है, इसकी रेडियस कुछ 3 आ रहा है यहाँ से। सबसे पहले क्या बोल रहा है ए ऑप्शन में, देयर विल बी इंड्यूस करंट इन द कॉपर रिंग। इंड्यूस करंट, ऑब्वियसली इंड्यूस करंट आपके पास में आया, क्योंकि अगर आप इस कॉपर रिंग से अगर आप देखेंगे तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा आपके पास। सही बात है, ये ए ऑप्शन सही है। बोथ रिंग विल रोटेट, ये वाली रोटेट नहीं करेगी बिकॉज उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर गया। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास में। तो यहाँ पे अगर आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कुछ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सेंस में आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था और घट रहा था, तो आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी बनेगी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी ऐसी ऐसे सेंस में। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी इस सेंस के अंदर। आप सपोर्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को तो ऐसी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा। तो इस वाले वायर में तो करंट आ जाएगा, वो कुछ ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पर ये लूप मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वो करंट को की बता देंगे भाई करंट आ गया आपके पास। वुडन रिंग में क्या है, हर एक चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा। कैसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा Q मल्टीप्लाई E इंड्यूस्ड, यहाँ पे भी Q मल्टीप्लाई E इंड्यूस ऐसे लग रहा होगा, पर ये Q मूव नहीं कर सकता बिकॉज ये फिक्स है, ये वुडन रिंग है, वुडन रिंग में चार्ज मूव नहीं करता है। तो क्या होगा, हर एक पार्ट पे फोर्स आएगा तो ये वुडन रिंग ही घूमना शुरू कर देगी। पर इसमें क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन से फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमने शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज घूम नहीं सकता, इस वजह से पूरी रिंग को ही घूमना पड़ गया आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोथ रिंग विल रोटेट, ये बात गलत है, वुडन वाली रिंग रोटेट करेगी, ये कॉपर वाली नहीं करेगी। सी में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r, एट ए डिस्टेंस 2r पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन 3r। सही बात है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे आपको याद है, ऐसे आप कुछ लिखते थे, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, याद है आपको? तो E और dl कितना बन जाएगा, 2π स्मॉल r। फ्लक्स कितना है बच्चों, दैट इज B मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज, तो कितना बन जाएगा ये, दिस इज बिकम dB/dt। कुछ ऐसा सेटअप बन जाता है। E किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास, 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप दूर होंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में क्या बोल रहा है, वुडन रिंग विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है बच्चों, ऐसा आ रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रहा है तो हर एक पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे से फोर्स आएगा, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा आपके पास। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता तो रिंग ऐसे घूमता, अब की बार पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे घूमेगा। तो ये सेंस कैसा हुआ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो डी भी सही होता है, ए सी डी तीन ऑप्शन सही हो गए। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 में। 14 में बोला कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू B0 T। एक नया सवाल इसने बना दिया, हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको 14 नंबर प्रॉब्लम में। तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ है और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है कुछ A और इस पॉइंट का नाम है कुछ B, क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है B इज इक्वल टू B0 T, और कंडक्टिंग रोड है आपके पास AB, ये शो कर रहा है। तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे सेंटर से इसको ज्वाइन कर लें, हम ऐसे करते रोड के अक्रॉस EMF पोटेंशियल निकाल, यही करते थे आप याद कीजिए सवालों में। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक इमेजनरी वायर से, ऐसी कोई वायर नहीं, उससे ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वाले में और इस वाले में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें, यहाँ पे कोई EMF इंड्यूस नहीं है। जो OAB लूप में जो EMF इंड्यूस होगा, EMF इन लूप OAB, वो सिर्फ किस में आएगा, इज इक्वल टू EMF इन रोड AB। इस वाले पार्ट में कोई EMF नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगर आप यहां से यहां पे चलेंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक है आपके पास में, तो हर एक पॉइंट पे यहां पे नॉर्मल बना रही होगी आपके पास में। तो इस वजह से सिर्फ AB पार्ट के अंदर आएगा। और कितना EMF इंड्यूस आएगा वो आप फ्लक्स से देख सकते हैं इसीलिए। सबसे पहले देखते हैं कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। तो EMF कैसा आएगा इस लूप में, ये बढ़ रहा है, देखिए अब क्या जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो आप घटाएंगे तो ऐसा आएगा, तो ऐसा आएगा। तो ये बैटरी कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा आ रहा है ना, ऐसा, तो ऐसे ऐसे बैटरी बनेगा ये, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो EMF इंड्यूस नहीं हो, सिर्फ इसमें हो रहा है। तो ऐसे बैटरी बनेगा, तो ए हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, तो मैंने क्या किया,
करंट तो फ्लो करेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ आप ईएमएफ इंड्यूस देख लीजिए। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना है थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो यार ये वाला एंगल आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास ये आर है और ये भी आर है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स आपके पास कितना है, सिर्फ इतने से पार्ट में आएगा, सर्कुलर पार्ट है ना, इतने से में आएगा। तो वो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर पूरे का है और ये उसका 1/4 है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बी, ऐसा है फ्लक्स। तो ईएमएफ जो आएगा आपके पास दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 डीबी बाई डी टी, दैट इज बी नॉट। इतना ईएमएफ आएगा आपके पास। तो आपके पास सी ऑप्शन सही होगा, बी गलत है। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सही है, तो दो ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ नोट से बहुत ढंग से किया था। आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए, एक बार आप नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। बच्चों पैराग्राफ में प्रॉब्लम नंबर 15 एंड 16 की बात कर रहे हैं। आपको बोला गया कि एक हाइपोथेटिकल मॉडल आपको कंसीडर करना है और इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में घूम रहा है आपके पास में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू वी बी फोर्स सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो एक मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स है यही लगता है वो आपके पास। सेकंड इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, इनसे जो करना है वो करना है। अब देखिए रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है वो पूछ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम ये इस v को यहां पे उड़ा दिया आपने, ठीक है जी, ये v यहां पे उड़ गया। तो r किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पास में, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। थोड़ा एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूं। तो मैंने लिखा एम वी आ गया, आर की जगह आपने क्या लिखा बच्चों, दैट इज एम वी बाई क्यू बी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आता है ना, वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में जो वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वी स्क्वायर ये आ गया आपके पास एम स्क्वायर क्यू बी मल्टीप्लाई एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर निकल के दैट इज क्यू बी डिवाइड बाई एम स्क्वायर एच बाई 2 पाई मल्टीप्लाई एन, ऐसा कुछ बन रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन। रेडियस देखिए जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी है जो स्पीड है दैट इज रूट एन के प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है कि जो रेडियस है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है आपके पास, तो रेडियस भी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, रूट एन के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट इज रेडियस भी आपके पास रूट एन के प्रोपोर्शनल आएगा। क्यों, देखिए यहां से आप चेक करिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो जिसके प्रोपोर्शनल वी आ रहा होगा उसी के प्रोपोर्शनल आर आ रहा होगा। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये ऑप्शन में गलत बात। रूट एन रेडियस सही बात, स्पीड रूट एन सही बात। टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी। आर भी रूट एन के प्रोपोर्शनल, वी भी रूट एन की प्रोपोर्शनल। टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया आपके पास। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो गए 15th प्रॉब्लम में, दैट इज बी सी एंड डी। सिंपल था, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों 16th में। 16 में बोलते हैं द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड ट्रांजिशन, वेवलेंथ कितना है उसके बारे में ये जानना चाह रहा है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो यार टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ही नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, क्यू बी डिवाइड बाय, इसको एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एम स्क्वायर पहले से था लिख दिया, एच बाई 2 पाई मल्टीप्लाई एन, एम ने एम को उड़ा दिया। तो टोटल एनर्जी है ये बच्चों टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितनी है। तो अगर वेवलेंथ को देखें तो पहले एनर्जी का डिफरेंस देखता हूं। तो मैंने कर दिया क्यू बी एच डिवाइड बाय 4 पाई एम n2 n1, तो n2 माइनस n1 कर दिया आपने। n2 वाले की एनर्जी के लिए यहाँ पे n2 लिखना पड़ेगा, n1 के लिए n1 लिखना पड़ेगा। हमें डिफरेंस चाहिए तो n2 माइनस n1 हो जाएगा। दिस इज बिकम एच सी बाई लेमडा, एच ने एच को उड़ा दिया, सी यहाँ पे नीचे चला गया। तो 1 बाई लेमडा जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू बी 4 पाई सी एम n2 माइनस n1, ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। बी ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है अगर n2 बड़ा होगा n1 से, तो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फाइनल स्टेट n इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब आएगा, जब ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल 2 से लेके n इज इक्वल टू 1 का। n इज इक्वल 2 से अगर n इज इक्वल टू 1 का होगा तो मैक्सिमम लेमडा आएगा। तो कितना आएगा आपके पास, n2 इक्वल 2 पुट कर दो, इसकी 1 पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। डन। ऐसा कुछ है क्या आपके पास।
लेमडा की बात हुई है ना, लेमडा कितना बनेगा, ये तो 1/λ, लेमडा पूछ रहा है 4πcm डिवाइड बाई क्यू बी। तो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, दैट इज क्यू, सॉरी दैट इज बी एंड डी। बच्चों हम बात कर रहे हैं मैच द कॉलम में। सबसे पहले सवाल में ऐसा कुछ दिखाया गया, ये एक इंक्लाइंड वॉल है आपके पास, वॉल है मतलब फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि इसके सारे टिके हुए, ये फिक्स्ड है और यहाँ पे ये मास है और ये सब स्मूथ है। और इनिशियली अगर ऐसे दिखाया गया मतलब वो रेस्ट पे दिखाना चाह रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसा लेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसा लेगा, ऐसा ये कुछ n1 n2। तो पूछे इस n2 की वैल्यू कितनी होगी, तो n2 की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। क्यों n2 की वैल्यू 0 होना पड़ेगा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो n2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा n2 37 ना, दिस इज 53, दैट इज n2 cos 53, ऐसा कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। ये अगर 37 से 53 हो गया आपके पास, तो n2 cos 53 आ जाएगा। और n2 cos 53 को 0 होना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाएगा, फिर वो रेस्ट पे नहीं होगा या फिर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। तो n2 cos 53 कितना होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए, वो चलना नहीं चाहिए कुल मिला के। तो इसके लिए n2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सबसे पहले वाले का 0, तो p का तो आपके पास में 1 मैच कर जाएगा। तो p का 1 मतलब दो ऑप्शन बचे हैं b एंड c। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास में ऐसे करके एक इंक्लाइंड प्लेन बना रखा है 37 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे करके एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है m मास, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ एक 10 kg का मास है आपके पास, क्लियर। और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, म्यू दैट इज इक्वल टू हाफ। तो आपसे क्या बोल रहा है कि मिनिमम इस m की मास की वैल्यू कितनी हो ताकि ये जो 10 kg का मास है वो रेस्ट पे रहे, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे फोर्स लग रहा होगा वो 2 mg लग रहा होगा, बिकॉज इसमें टेंशन mg, तो इधर mg इधर mg, इधर 2 mg। अब ये 2 mg को किस को बैलेंस करना है, मिनिमम चाहिए ना आपको। अगर आपको मिनिमम मास चाहिए तो फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग जाए आपके पास, और mg sin थीटा नीचे की तरफ लग जाए। तो मैं क्या लिखूँ, 2 mg प्लस म्यू mg cos 37 इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये m डैश है और ये वाला 2 mg है। अच्छा, इस m की वैल्यू गिवन है आपको 10, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये g साफ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस 2m की वैल्यू निकालनी है। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, हाफ है। m की वैल्यू कितनी है, 10 है। और cos 37 आपके पास में आ गया, दैट इज़ 4/5 इज इक्वल टू m डैश दैट इज़ 10, और sin 37 आपके पास आ गया 3/5। तो यहाँ पे जो 2m की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 1। तो m की वैल्यू 1, तो q का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए q का, तो q का 2 हो गया। अब चलते हैं c ऑप्शन, r वाले पे, सॉरी थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले में कुछ ऐसा बोल रहा है आपको कि यहाँ पे ऐसे पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, और इसके ऊपर आपने एक और ऐसे ब्लॉक रख रखा है, इसका स्प्रिंग से बांध रखा है। तो ये बच्चों ये 5 kg का है आपके पास, ठीक है। अब ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है और इसका मासेस गिवन है ये 1 है और ये 2 है, तो अगर आप देखेंगे तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे कितना लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है। तो इस वाले सेटअप पे 15 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, पर ये रेस्ट में है तो क्या होगा, स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कितना 20 न्यूटन, क्योंकि 30 तो ये बैलेंस आउट कर लिया खुद का mg, क्लियर। अब सोचिए अगर आप इस रस्सी को काट देंगे, जैसे अगर आप इस रस्सी को काट देंगे तो स्प्रिंग का फोर्स 1 kg पे लग रहा है आपके पास। तो अगर आप 1 kg वाले का FBD बनाएंगे तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 30 स्प्रिंग की वजह से, और इसका खुद का mg दैट इज 10। मेरी बात समझ में आ रही है। और इस 2 kg पे सिर्फ mg लग रहा है, या फिर एक आप नॉर्मल मान सकते हैं फिर mg, पर ये तो देखना है कि अगर 1 का एक्सीलरेशन 2 से ज़्यादा हो गया तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। अब आप देखिए 1 का एक्सीलरेशन 2 से ज़्यादा है, बिकॉज 1 का जो एक्सीलरेशन है वो mg से भी ज़्यादा है। 2 का एक्सीलरेशन अगर आप कोई भी नॉर्मल नहीं लगाएंगे तो 2 kg का जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है दैट इज g। आप सोचिए एक दांत तेज से नीचे निकल गया, उसका एक्सीलरेशन g से भी ज़्यादा है, उसका एक्सीलरेशन अगर g से ज़्यादा है तो 2 से उसका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल बनाते हो, इधर नॉर्मल आता, इधर नॉर्मल आता, पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा आ रहा है आपके पास g से, तो कॉन्टैक्ट रहेगा नहीं, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा था इसमें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एक्सीलरेशन आपको दिखाई देगा दैट विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 kg वाले, सॉरी 1 kg का दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आर का ऑप्शन 4 मैच कर जाएगा। फिर आपसे बोला गया एस वाले के अंदर, एस वाले में से कोई ट्रक सा बनाया हुआ है आपके पास, बना देते हैं ऐसे ट्रक, और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, एंड से यहाँ से जो डिस्टेंस आपके पास दैट इज 4 मीटर। ट्रक जो मूव कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, ठीक है। तो टाइम पूछा है कि कितने टाइम में ये इसके ऊपर से गिर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन विक्शन कुछ गिवन है क्या, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, तो सूडो कितना लग रहा होगा इसके ऊपर बच्चों,
सूडो लग रहा होगा इस पे, इधर एम में 3m सूडो लग रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, दैट इज म्यू एम जी, दैट इज 0.1 और एम जी इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये सारा साफ हो गया आपके पास। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 2, एक्सीलरेशन कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस चलना है बच्चों, 4 चलना है। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो आपके पास में जो एस होगा उसका थर्ड मैच कर जाएगा। इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन सी था वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें हर एक जो आपके पास में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 18 में बोल रहा है कि एक बॉल है और उसे एक सराउंडिंग में रखा गया जहां का टेम्परेचर टी नोट है सराउंडिंग का, बॉल का टेम्परेचर को टी है और इनिशियली सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है टी से। अब होगा क्या, इसका खुद का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और फाइनली दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अभी कुछ ग्राफ पूछ रहा है। सबसे पहले पूछे थर्मल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर आप देखेंगे इससे जो थर्मल एनर्जी एमिट हो रही होगी, थर्मल एनर्जी एमिटेड, तो अगर एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब इसका पावर ही बोल सकते थे, पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, तो कितना दैट इज सिग्मा ई ए बॉडी का टेम्परेचर की पावर 4, और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है कि बदलता रहेगा और फाइनली टी नोट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जो इनिशियली बढ़ता रहे और फाइनली कांस्टेंट हो जाए आपके पास। तो ऐसा कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, 1 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 2 तो वो पहले स्टेट है, नहीं पहले बढ़ना चाहिए आपके पास। तो ऐसा कुछ बनेगा, पहले बढ़ रहा है फिर जाके ऐसे कुछ कांस्टेंट हो जाए आपके पास। तो 1 मैच कर रहा है इसमें, पी का हो गया आपके पास 1। फिर अगर आप देखें थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, तो अगर आप देखें पावर एब्जॉर्ब्ड तो वो कितना है, सिग्मा ए, ये एब्जॉर्बिलिटी वाला कांस्टेंट है ना, जैसे वो एमिसिविटी है ये एब्जॉर्बिलिटी है, ए और सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4, और ये तो कांस्टेंट है सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब ये वाला पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। तो दैट इज इक्वल, वो कौन सा हो जाएगा, पी का 2 सेकंड मैच कर जाएगा। और आपको पता है कि स्टडी स्टेट जब आ जाएगी तो जितनी एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो फाइनली ये इसकी वैल्यू को टेंड करेगा, ऐसे इसकी वैल्यू को टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो नीचे आना चाहिए, उससे आ भी रहा है। तो Q का आपके पास बच्चों 2 हो गया। फिर बोल रहा है कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी एमिट कितना किया वो पूछना चाह रहा है। तो टोटल एनर्जी एमिटेड देखिए बढ़ता जाएगा आपके पास में, फाइनली जाएगा मतलब बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी पूछा है। टोटल एनर्जी मतलब मल्टीप्लाई टाइम करते रहो, तो इनिशियली तो टाइम के साथ में वेरी हो रहा है टेम्परेचर, तो ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब स्टडी स्टेट आ जाएगा तब टेम्परेचर इसका टी नोट हो जाएगा, तो बढ़ता रहेगा ये वाली वैल्यू। तो कैसा ग्राफ दिखाई देगा आपको, 4 दिखाई देगा कुछ ऐसे, जिसमें वैल्यू बढ़ती जा रही है, बहुत टाइम बाद में इन्फिनिट वैल्यू को टेंड करेगा। फिर अगर आप बात करेंगे कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अगर देखेंगे आप तो उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज सिग्मा ई ए टी नोट टू द पावर 4 मल्टीप्लाई टाइम, इतना ही है। पर इसमें आप सीधा नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ये टी खुद वेरी कर रहा था, तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं बना। पर यहाँ पे देखिए सारा कांस्टेंट है, तो ये जो टोटल एनर्जी है आपके पास में वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर, तो आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपके पास में है वो मैच कर जाएगा। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 19 की। प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या बोल रहा है, चार्जेस हैं आपके पास में Q1 और Q2 और इनको यहाँ पे रखा गया O1 पे और O2 पे, ये इनके सेंटर्स हैं कुछ, इसका नाम O1 है, इसका नाम कुछ O2 है, और कैविटी है, उनकी रेडियस गिवन है R1 R2, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ब्लॉक शेप का, मतलब एक सॉलिड ब्लॉक शेप का कोई कंडक्टर था, उसमें से स्फेरिकल कैविटीज़ काटी है, ये प्लेट नहीं है, ये एक ब्लॉक शेप है और उसमें से स्फेरिकल कैविटीज़ आपने काट रखी है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर इज Q0, ऐसे ही ना, द रेडियस R1 R2, तो टोटल चार्ज है आपके पास में इस कंडक्टर पे, दैट इज Q0, ठीक है। एंड द चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर इज Q, यहाँ पे कुछ आपने Q चार्ज रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला, सबसे पहले P ऑप्शन में चलते हैं। एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर कैविटी और R इज ग्रेटर देन R1, E एट ए पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बच्चों P, इस पे इंड्यूस चार्जेस इस कैविटी पे जो होंगे, इस वाली कैविटी पे, उसकी वजह से कितना आएगा, सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो इंड्यूस चार्जेस कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे -Q1 आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी वजह से बाहर अगर आप EFI निकालेंगे सिर्फ इसकी वजह से देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी यार यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से निकालने के लिए आप ये सेंटर मान सकते हैं। सर आप लोगों को डाउट है सर यहाँ पे 0 होना चाहिए ना मीट में, वो नेट होता है भाई साहब, ये किसकी वजह से पूछ रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से पूछे, सबकी वजह से पूछे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ इसकी वजह से पूछा, दैट विल बी Q1 डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। और किसकी तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो O1 की तरफ आएगा आपके पास, तो KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर टुवर्ड्स O1, तो P का तो 1 मैच कर गया। फिर क्या बोला गया, E एट ए पॉइंट Q,
इनसाइड द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस आर नोट, यहाँ पे कोई एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, और इस वाले पे बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे जैसे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज आपने रखा है और यहाँ पे कोई अंदर कुछ एक चार्ज है क्यू, वो कंडक्टर में कैसे रखा है वैसे रख ही नहीं सकता वो, मे भी मान लीजिए कोई छोटी सी कैविटी बनाए, कुछ भी किसी भी तरीके से उसने रखा होगा। अब क्या होगा, ये बोल रहा है कि इस वाले क्यू को रखा तो यहाँ पे भी कुछ चार्जेस आएंगे इंड्यूस होकर, तो इस सर्फेस के जो इंड्यूस चार्जेस होंगे इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर बाहर वालों की वजह से नेट अंदर EFI जीरो आना चाहिए, तो इसकी वजह से EFI बाहर वाला जो इंड्यूस चार्ज होगा सर्फेस पे उसकी वजह से जीरो आना चाहिए, तो जितना इसकी वजह से आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर दो, तो इसकी वजह से कितना है के क्यू डिवाइड बाय आर नोट का स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर नोट का स्क्वायर, और किसकी तरफ, ये इसकी वजह से आ रहा है इस तरफ, तो बाकी जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से आएगा इस तरफ। ये भी है ना कि आपके पास जो बाहर वाले सरफेस की वजह से भी अंदर नेट जीरो होना चाहिए और इनकी वजह से भी यहाँ पे नेट जीरो होना चाहिए, तो अगर आप इन दोनों की वजह से देखेंगे, इस क्यू की वजह से और जहाँ पे इंड्यूस चार्ज होगा उन दोनों की वजह से मिला के उस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास जीरो आना चाहिए था, तो वो जीरो लाने के लिए हमने देखा तो ये जितना इसका आएगा उसको जस्ट अपोजिट आएगा, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। फिर बोला द पोटेंशियल एट इफ द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज वी नॉट, सरफेस का पोटेंशियल गिवन है आपको वी नॉट है, एंड आर इज ए पॉइंट इनसाइड द कैविटी, यहाँ पे कुछ कैविटी है इसका पॉइंट कुछ आर है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट आर। देखिए पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इस बाहर से चल के आए इन्फिनिटी चल के आए, तो यहाँ तक का पोटेंशियल पता है कितना है आपके पास, वो गिवन है वी नॉट। अब और आगे चलते हैं तो यहाँ से घूम के यहाँ तक आएंगे, कोई वर्क नहीं करना, जैसे ही अगर आप देखेंगे हमने इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं तो सोचिए जब आप बाहर से आ रहे हैं तो इन दोनों की वजह से तो कोई EFI दिखाई नहीं दे रहा, तो इनकी वजह से लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। जब आप सिर्फ बाहर से आ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल गिवन भी है, यहाँ तक का गिवन है। अब सोचिए इससे आगे अगर आप चल के आएंगे, अगर आप इसे आगे चल के आएंगे तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको इसकी वजह से पोटेंशियल भी लिखना पड़ेगा, इस Q2 की वजह से भी लिखना पड़ेगा, तो कितना इस वाले जो इंड्यूस है आपके पास में उसकी वजह से कितना आएगा आपके पास, दैट इज माइनस के Q2 डिवाइड बाई इसकी रेडियस R2, और फिर इस वाले Q2 की वजह से अगर आप देखेंगे दैट विल बी के Q2 डिवाइड बाई R, ये R नोट बोला है कि इसने R नोट है आपके पास, क्लियर। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। देखिए वी नोट तो आया, इस कंडक्टर पे अगर आप इन्फिनिटी चल के आएंगे तो कितना हुआ, फिर अगर आप आएंगे तो आपको पहले इसको क्रॉस करना है तो इसकी वजह से लिखना पड़ेगा, फिर आपको इसकी वजह से लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे आए तो इसकी वजह से लिखा, इसकी वजह से लिखा, इन दोनों की वजह से तो यहाँ पे जीरो हो ही गया, इस सरफेस की वजह से हम देख ही चुके हैं, आउटर चार्ज की वजह से हम देख ही चुके हैं, दैट इज वी नॉट, क्लियर। तो ये अच्छा था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर ए, सरफेस ऑफ स्फीयर ए पे अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे, इसी सरफेस पे क्या तो वो वी नोट के बराबर ही आएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू वी नोट, तो वी नोट कहीं गिवन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो अगर आप देखें कुल मिला के तो बी ऑप्शन आपके पास है जो यहाँ पे मैच कर जाएगा, क्लियर। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 20 की। प्रॉब्लम नंबर 20 में आपके पास में एक लूप है और उसमें से कुछ आई करंट आ तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे I/2, यहाँ पे ऐसे I/2 हो गया। सबसे पहले ऑप्शन में आपको बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू B नॉट I कैप, ऐसा कुछ है, तो B इज इक्वल टू B नॉट I कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है I कैप की डायरेक्शन में। तो अगर आप देखेंगे इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, पहली बात देखिए यदि लूप नहीं है ना, जो हम बात करते थे कि सर एक क्लोज लूप पे तो फोर्स जीरो आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आप एंड पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं, हमने बोला था आर्बिट्री शेप के लिए अगर आपको निकालना हो तो आप एंड पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सर ये लूप है जीरो आएगा, वो नहीं है भाई, क्योंकि लूप नहीं है, लूप होता तो ऐसे करंट फ्लो करता है, इसमें ऐसा नहीं है सिनेरियो, ये अपने आप में इतनी अलग चीज़ है, ये अपने आप में अलग चीज़ है। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर लग नहीं रहा, इस पर भी अंदर की तरफ लग रहा है, इस पर लग नहीं रहा। तो अगर आप एफ नेट देख रहे हैं दैट इज ILB इस पे, अच्छा आई की वैल्यू कितनी है I/2 LB, और इस पे भी I/2 LB सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली जुड़ गया, दैट इज ILB आ गया। तो फोर्स तो ILB है, एक तो 4 मैच कर गया। टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क अगर आप टॉर्क देखेंगे देखिए इस वाले पॉइंट के बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे भी इस तरफ लग रहा है। आप सोच के देखिए ऐसे प्लेन है, इस पे भी इस तरफ, इस पे भी इस तरफ, तो टॉर्क तो आएगा ही नहीं ना, टॉर्क इज जीरो, तो थर्ड मैच कर जाएगा। तो पी के दो ऑप्शन मैच कर गए बच्चों, दैट इज कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ। फिर अगर आप बात करें क्यू वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ गिवन है आपकी, और ऊपर की तरफ गिवन है। सेकंड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ गिवन है, तो इन दोनों में फोर्स रहेगा नहीं। इस पे अगर आप देखेंगे तो कैसा आएगा, बाहर की तरफ, इस पे भी अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ, क्लियर। तो कितना आएगा, ILB आ जाएगा आपके पास, क्लियर। तो फोर्थ मैच कर जाएगा एक तो। और टॉर्क की बात करें तो अगेन टॉर्क जीरो, बिकॉज सेम डायरेक्शन में फोर्स अगर है आपके पास तो टॉर्क जीरो हो जाएगा,
ठीक है, क्यू का भी थर्ड एंड फोर्थ मैच कर जाएगा, क्यू का थर्ड एंड फोर्थ। फिर अगर बात करेंगे आर की, तो आई और जे दोनों में है आपके पास, आई और जे दोनों में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देखिए भाई दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो इसकी वजह से तो फोर्स आया था आई एल बी, किस तरफ आया था बच्चों, वो फोर्स अंदर की तरफ था। और बच्चों इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है आपके पास वो दैट इज बाहर की तरफ, यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ, नेट देखें दैट विल बी जीरो, नेट विल बी जीरो। तो आप ये सेकंड मैच कर जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, और टॉर्क तो जीरो है बिकॉज नेट फोर्स ही जीरो हो गया। तो क्योंकि देखिए ना, इसको इस वाले फोर्स को काउंटर करने के लिए ये था, इस वाले फोर्स के टॉर्क को काउंटर करने के लिए ये था, तो इन दोनों टॉर्क आपस में कैंसल आउट हो ही रहा था, टॉर्क तो पहले जीरो था मिला के भी, फोर्स की वैल्यू भी जीरो होगी बिकॉज इन दोनों की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ था, इन दोनों की वजह से सॉरी इन दोनों की वजह से अंदर की तरफ था, इन दोनों की वजह से बाहर की तरफ था, तो नेट जीरो हो जाएगा आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो, 2 और 3 मैच कर जाएगा। फिर आप बात करेंगे ऑप्शन एस में, तो B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप, के कैप मतलब बाहर की तरफ, ऐसा कुछ। तो हम देखते हैं इस पे किस तरफ फोर्स आएगा, नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। इस पे फोर्स देखूंगा तो नीचे की तरफ, ठीक है। इस पे फोर्स देखूंगा तो इस तरफ, और इस पे फोर्स देखूंगा तो इस तरफ, नहीं इस तरफ, ऐसा कुछ। तो इन दोनों पे मिला के ILB, इन दोनों पे मिला के ILB, तो एक ILB तो ऐसे लग रहा है और एक ILB ऐसे लग रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज √2 ILB, √2 ILB। टॉर्क की बात करेंगे तब आप देखिए इन फोर्सेस की वजह से ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क आएगा नहीं, तो टॉर्क जीरो रहेगा आपके पास। तो कौन सा मैच कर जाएगा बच्चों इसमें, ऐसा आपके पास होगा, दैट विल बी मैच विद दिस क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, इसका डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। पेपर इजी था, आई होप आप इसे इजीली कर पाए होंगे।